कक्षा 11वीं की लेखा शास्त्री की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। अपन अध्याय 2 पढ़ रहे हैं, लेखांकन के सिद्धांत। उसी के अंतर्गत आज अपन पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय लेखांकन के प्रारूप, मतलब जो प्रमाप थे। अपन अध्याय 2 में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन के प्रमाप ये पढ़ेंगे बेटा। तो इसकी शुरुआत 20 जून सन 1973 को, मतलब 20 जून 1973 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की उन्नति और प्रमाणीकरण के लिए इसका उपयोग किया गया बेटा, जो कि 20 जून 1973 में इसका क्या हुआ बेटा, उद्गम हुआ। और प्रमाणीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप की स्थापना की गई। और वर्तमान में बेटा 100 देश जो हैं वो प्रतिनिधित्व के रूप में पेशेवर संस्थाएं, जो मतलब वर्तमान में 100 देश के प्रतिनिधित्व के रूप में और पेशेवर संस्थाओं के रूप में 140 मतलब इसमें संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, इस पे कार्य हो रहा है। इस समिति में भारत का प्रतिनिधित्व अकाउंट्स ऑफ इंडियन करता है, मतलब जो इसका प्रतिनिधित्व करता है इंडस्ट्रीज ऑफ चार्टेड अकाउंट, जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट मतलब देने के लिए इनकी कई मान्यता, मतलब इसकी मान्यताएं है बेटा। जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग है, जो उसकी मान्यताएं है, तो पहला है चालू व्यवसाय की मान्यता, मतलब जो व्यवसाय कार्यरत है, चल रहे हैं, उनके लिए मान्यता रखता है। और दूसरा उपार्जन की मान्यता, मतलब ये उपार्जन के लिए भी मान्यता, मतलब आप कोई भी व्यवसाय शुरू करोगे उसके लिए उपार्जन। सबसे पहले व्यवसाय शुरू करने पर अपन किसके लिए व्यवसाय शुरू करते हैं, अपन आय का अर्जन, है ना, इसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग में इसकी मान्यता है। चालू व्यवस्था की मान्यता, व्यवसाय की मान्यता, मतलब जो अपन व्यवसाय चालू रूप से चल रहा है उस व्यवसाय को विस्तृत करने की इसकी मान्यता है। तीसरा है बेटा माप की इकाई की मान्यता, इसको माप की इकाई की मान्यता भी कहते हैं। चौथा है स्थिर क्रय शक्ति की मान्यता। ये आपकी चार प्रमाप अंतरराष्ट्रीय मान्यता हो गई। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मान्यता, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय रिपोर्टिंग की जाती है उनके लिए मान्यता है। पहले विश्वव्यापी, मतलब ये पूरे विश्व में क्या होती है, संचालित संस्थाओं के लिए क्या है, सहायक है। मतलब विश्व में जितनी भी संस्थाएं चलती हैं, जैसे बैंकिंग समझ लीजिए, शिक्षा समझ लीजिए, और भी जो है उसके लिए भी ये पूरे विश्व में क्या है, विश्व व्यापी संचालित संस्थाओं के लिए क्या है, ये सहायक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग की जो लाभ है। फिर दूसरा है बेटा विनियोगकर्ता के लिए सहायक, जो लोग उसमें कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, उसमें विनियोग कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्या है, सहायक है। क्या, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लाभ। फिर है तीसरा उद्योगों में सहायक, जो वित्तीय अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग प्रमाप के जो लाभ है वो उद्योगों के लिए, जो अपन बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें उनके लेखा जोखा के लिए क्या है, सहायक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया बेटा। फिर है चौथा लेखांकन के पेशेवर सहायक, तब जो लेखांकन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था की रिपोर्टिंग है, जो वो लेखांकन मतलब पेशेवर जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उनके लिए जो पेशेवर जो व्यवसाय रूप से अन्य मतलब चलते रहते हैं जिनके व्यवसाय, उसके लिए भी क्या है, सहायक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के 4 लाभ है बेटा। पहला है विश्वव्यापी संचालित संस्थाओं के लिए, जो पूरे विश्वव्यापी मतलब सभी देशों में जो संस्थाएं संचालित हो रही हैं, चाहे वो मेडिकल हो, शिक्षा हो, सबके लिए ये क्या है, सहायक है। फिर है उद्योगों के लिए, तो बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया बेटा। फिर लेखांकन के पेशेवर के लिए भी सहायक, अब जो लेखांकन में मतलब जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं,
बच्चों आपने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग की मान्यता देखी बेटा, और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग के लाभ देखे। फिर बेटा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के दोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब बेटा अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश विदेश से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग, मतलब जो अपने वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग होती है उसके जैसे लाभ है बेटा, उसी प्रकार से दोष भी। तो इसके पहला दोष है बेटा ये कैसा है, खर्चीले हैं, इनके जो विवरण है वो खर्चीले हैं, और ये विपणन प्रेरक का, इसमें विपणन प्रेरक का भी अभाव है, मतलब ये विपणन के लिए क्या है, इनमें अभाव। तो आपने 3 चीज पढ़ी बेटा, लेखांकन प्रमाप में आपने 3 चीज पढ़ी। पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग के आपने मान्यताएं पढ़ी, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग के आपने लाभ पढ़े, और ये है वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग के आपने दोष पढ़े, जो 2 है। पहला है खर्चीला और दूसरा है विपणन प्रेरणा के लिए ये कैसे उनमें अभाव रहता है, मतलब विपणन मतलब अपन जो व्यवसाय करते हैं और उसके बाद जो वस्तुओं का विपणन करते हैं उसमें अभाव। फिर है लेखांकन यांत्रिकी, तब जो इसमें संदेह नहीं है बेटा कि जो लेखांकन है वो प्राचीन काल से आ रहा है, और व्यापार मतलब अगर कोई देश है बिना व्यवसाय के तो होगा नहीं बेटा, इससे अपन को क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अति प्राचीन काल से ही व्यापार का जन्म हुआ है। मतलब आप देखिएगा प्राचीन काल में भी आप देखिएगा चाणक्य के समय, अब जब राजा महाराजा हुआ करते तभी से व्यापार प्रचलन में है। वित्तीय व्यवहारों का लेखा रखने के लिए कोई ना कोई प्रणाली अवश्य होती है। तब अपन जब कोई भी कार्य करते हैं, विपणन करते हैं, तो कोई ना कोई प्रणाली अवश्य अपनाई जाती है। किसी न किसी रूप में प्रणाली को आप अवश्य अपनाते हैं, मतलब कोई भी व्यवहार होगा, कोई भी लेखा होगा, तो इन सब का ब्यौरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, कोई भी प्रणाली को क्या करेंगे, अपनाएंगे। कहा जा सकता है कि लेखाकर्म का इतिहास कैसा है बेटा, बहुत पुराना है। कैसा है, बहुत पुराना, जितना कि संसार में व्यवसाय। तो जितना मतलब अपन कोई भी कार्य शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इसके लिए अपन कोई भी प्रणाली को करने के लिए, अपन आगे बढ़ने के लिए अपन पुराने मतलब जो लेखे वर्ष के पुराने जो होते हैं वित्तीय, उनको क्या करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। तो वित्तीय व्यवहारों का लेखा रखने के लिए क्या होते हैं, ये साफ मतलब अपन लेखा बनाया जाता है। लेखाकर्म का इतिहास कैसा है बेटा, बहुत पुराना है, और इसके जितना की संसार में व्यवसाय। आधुनिक युग में लेखाकर्म की कितनी प्रणालियां हैं, 2 प्रणाली। आधुनिक युग में लेखाकर्म की कितनी प्रणाली है बेटा, 2। कौन कौन सी, तो आधुनिक युग में लेखाकर्म के लिए 2 प्रणालियां प्रचलित है ना बेटा। तो यहाँ पर लेखाकर्म का मतलब हमने बताया बेटा कि लेखाकर्म का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि संसार में व्यवसाय। फिर लेखांकन की प्रणाली 2 है बेटा, है एक है भारतीय बही खाता प्रणाली और दूसरा है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। कितनी प्रणाली है, 2। पहली है भारतीय बही खाता प्रणाली और दूसरा है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। उसके बाद है बेटा आपका कि अंग्रेजी बही खाता प्रणाली है, उसके भी 3 प्रकार। तो पहला है रोकड़ प्रणाली, जिसमें रोकड़ का आय व्यय का। फिर इसमें है दोहरा लेखा, जिसमें मतलब 2 इकहरा मतलब एक बेटा, मतलब एक ही प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, उसमें एक व्यक्ति के आय और व्यय का उल्लेख किया जाएगा। और दूसरा है बेटा दोहरा लेखा प्रणाली, जिसमें 2 पक्षों के बीच व्यवसाय में जो लेखा जोखा होगा उसका विवरण दिया जाएगा। तो लेखा प्रणाली कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, भारतीय लेखा प्रणाली और दूसरा है अंग्रेजी बही खाता प्रणाली। फिर अंग्रेजी बही खाता प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं बेटा, रोकड़ प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली। तो लेखा प्रणाली कितने प्रकार की होती है बेटा, 2। उसके अंतर्गत आ गया बेटा। फिर लेखा प्रणाली में
भारतीय लेखा प्रणाली प्राचीन प्रणाली है, मतलब जो बेटा वो अति प्राचीन है, मतलब पुराने समय से वो अनवरत चलती आ रही है। इस प्रणाली को भारतीय भाषाओं में प्रयोग किया जाता है। फिर बेटा दूसरी वाली जो प्रणाली हो गई वो अंग्रेजी बही खाता प्रणाली, जो उसके अंदर का आएगा बेटा रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली में आपको उन संस्थाएं मतलब जो अपनाई जाती है जिसके लाभ के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाता, केवल सेवा भाव के लिए अपन उसका उपयोग, जो रोकड़ प्रणाली होती है बेटा केवल सेवा भाव के लिए उसकी उपयोग किया जाता है। तो उसमें आ जाता है बेटा शिक्षा संस्थाएं आएंगी बेटा, शिक्षण संस्थाएं है ना, शिक्षण संस्थाएं आ जाएगा, मेडिकल और आदि जो संस्थाएं हैं सेवा भाव के लिए होती है, वेतन तो इनका मिलता है लेकिन इनको जो अपनाई जाती है इन संस्था इसको रोकड़ प्रणाली कहते हैं। फिर उसके बाद है बेटा इखेरा लेखा प्रणाली। इखेरा मतलब एक पक्ष की, यह प्रणाली कैसी होती है? इखेरा मतलब ये प्रणाली अपूर्ण प्रणाली होती है, जो मतलब ये अवैधानिक कहलाई जाती है। जो इखेरा लेखा प्रणाली है ना बेटा, ये कैसी प्रणाली है? अपूर्ण प्रणाली और अवैधानिक है, क्योंकि इसमें एक पक्ष के वर्णन किया, इसमें केवल रोकड़ पुस्तक का ही उपयोग किया जाता है और व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं, मतलब निजी जो व्यक्तिगत होते हैं, और वर्तमान में इनका उपयोग कैसा होता जा रहा है? दिनों दिन कम होता जा रहा है। फिर बेटा दोहरा लेखा प्रणाली। यह प्रणाली कब, इसका जन्म कब हुआ? 1494 में इटली में हुआ। जो दोहरा लेखा प्रणाली है, जो दो पक्षों के बीच, दो मतलब कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो दो पक्षकार होंगे, उनमें सौदा होगा, उसमें आय व्यय सबका व्यवहार का लेखा जोखा किया जाएगा। इसे दोहरा लेखा होता है, दो व्यक्तियों के बीच में व्यवसाय और दो पक्षों में जो मतलब लेन देन होगा इसका विवरण लिखा जाएगा। और यह कैसी है इसका प्रयोग? दोनों पक्षों के बीच में व्यवहारों में इसका प्रयोग किया जाता है।